साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग माउंट मेरापी की। तो यह माउंट मेरापी हाल ही में चर्चा में क्यों आया? तो हुआ यह है कि 21 जून 2020 को इंडोनेशिया के एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी, इसमें 2 बार विस्फोट हुआ। इस वजह से यह न्यूज़ में आया था। तो अब इस माउंट मेरापी के बारे में और चीज़ों को देख लेते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि अभी हाल ही में माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और यह किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया से में यह स्थित है, इंडोनेशिया से संबंधित है। अब इसके संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो माउंट मेरापी जो है यह मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांतों के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। अब इसकी अवस्थिति को अभी हम लोग थोड़ा बाद में मैप में भी देख लेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ज्वालामुखी क्या होता है, पर थोड़ा सा एक बार ज्वालामुखी को देख लेते हैं कि यह है क्या। तो ज्वालामुखी प्रायः एक छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भाग से गैस, तरल लावा, जल, चट्टानों के टुकड़े आदि के युक्त गर्म पदार्थ, जिसे गर्म पदार्थ इसको क्या कहते हैं, इसे मैग्मा कहते हैं, तो पृथ्वी के धरातल पर ये प्रकट होता है। तथा ज्वालामुखी उद्गार से जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये स्थलाकृतियाँ उद्गार की प्रवृत्ति तथा निस्तृत जो पदार्थ निकलते हैं उसके प्रकार पर इसकी स्थलाकृतियों की जो आकृतियाँ होती हैं वो निर्भर करती हैं। अब चूँकि हमने कहा कि जो माउंट मेरापी है यह क्या है, एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा? तो जैसे कि ज्वालामुखी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और एक तीसरा मृत ज्वालामुखी। तो ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहेंगे? तो वह ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लिपारी द्वीप समूह, या लिपारी द्वीप समूह कहाँ है? तो इटली में स्थित है। तो लिपारी द्वीप समूह का स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और ये जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल यदि देखें तो इटली का ही है आपका एटना ज्वालामुखी। कौन सा है? एटना ज्वालामुखी, जो कि आपका ये भी इटली में ही स्थित है। अब ये तो हमने देख लिया सक्रिय ज्वालामुखी है। अब सक्रिय के साथ ही क्या जुड़ा हुआ था कि सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी का क्या मतलब हुआ? तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी का मतलब हुआ कि स्ट्रेटो ज्वालामुखी जिसे समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, तथा स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है। शंक्वाकार का मतलब कि आपने कोन शेप देखा होगा ना, जैसे कोन जो होता है उस प्रकार से ये इस प्रकार से कुछ आपका होता है। तो ये आपका क्या है, शंक्वाकार है। तो यह एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है जो कठोर लावा, ट्रेफा, प्यूमिस और राख की कई परतों द्वारा ये निर्मित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या होते हैं। तथा अब फिर से हम लोग आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट में माउंट मेरापी के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो माउंट मेरापी में अभी हाल ही में 21 जून को विस्फोट हुआ है तो यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसमें 300 से अधिक लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तथा थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया जो है यह रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक विशाल क्षेत्र है। इस विशाल क्षेत्र में क्या है कि टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स हैं ये आकर के यहाँ पर मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो ये जो रिंग बनती है इसके चारों तरफ आपके देखेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो यही वजह है कि इंडोनेशिया में भूकंप हो गया या ज्वालामुखी वो कुछ कुछ टाइम पे आते रहते हैं। और ये जो रिंग ऑफ फायर है, इस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में 17,000 से अधिक द्वीप हैं व द्वीप समूह शामिल हैं और इसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से एक आपका माउंट मेरापी भी है। अब जब हमने यहाँ पर ज्वालामुखी की बात की तो कुछ
विश्व के जो कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके नामों को एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं, किस देश से संबंधित है। चूँकि परीक्षा में कई बार क्या होता है कि आपको ज्वालामुखी के नाम दे देता है सूची मिलाने के लिए, एक तरफ ज्वालामुखी के नाम, दूसरी तरफ वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मिलाने के लिए पूछता, और ये हर साल लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इसको यह प्रश्न बनता ही है। तो इसलिए एक बार हम लोग देख लें तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है आपका वल्केनियन ज्वालामुखी। तो वल्केनियन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यह लिपारी द्वीप पर। लिपारी द्वीप कहाँ है, इटली में है। इसके अलावा कराकराटा ये आपका इंडोनेशिया में है। इसके अलावा ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है। विशुवियस ज्वालामुखी यह इटली में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी यह ईरान में है। और देवबंद ज्वालामुखी यह भी ईरान में है। तो ईरान में दो हैं, एक कोह सुल्तान है और दूसरा देवबंद ज्वालामुखी है। इसके अलावा आपका माउंट नोवो यह इटली में है। माउंट जोरुलो मैक्सिको में है। माउंट इजाल्को यह सन सल्वाडोर में है। माउंट कोमिक्यून यह आपका फिलीपींस में है। इसके अलावा माउंट कोटापाक्सी यह इक्वाडोर में है। माउंट सास्टा, तो माउंट सास्टा ज्वालामुखी कहाँ पर है, यह आपका अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट रेनियर यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट हड संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट मेयान यह आपका फिलीपींस में है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है। सस्टीना ज्वालामुखी, तो एक सास्टा ज्वालामुखी है, ठीक है, माउंट सास्टा है, और एक आपका क्या है, सस्टीना ज्वालामुखी है, तो यह भी आपका अमेरिका में। इसके अलावा मोनोलोआ ज्वालामुखी यह आपका कहाँ पे है, ये हवाई द्वीप में स्थित है। इसके अलावा कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे आप पीसीएस में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। दो ऑप्शन है। पहला आपका एक है ओजास डेल सलाडो, ओजास डेल सलाडो या ओहोस डेल सलाडो, दोनों ही लिखा जाता है। तो ओजास डेल सलाडो ज्वालामुखी जो कि आपका चिली में स्थित है, और दूसरा कोटापैक्सी में। तो याद रखिएगा, यदि कहा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो वो कौन सा होगा, ओजास डेल सलाडो ज्वालामुखी होगा, जो कि आपका चिली में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6908 मीटर है। जबकि जो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 5896 मीटर। तो हाइट से ही समझ में आ जा रहा है कि जो ओजास डेल सलाडो ज्वालामुखी है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। परंतु ओजास डेल सलाडो के साथ खासियत क्या है कि यह सुप्त ज्वालामुखी है। और जो कोटापैक्सी ज्वालामुखी है ये आपका कहाँ कैसा है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ओजास डेल सलाडो आपका चिली में स्थित है और वह सुप्त ज्वालामुखी है, जबकि कोटापैक्सी जो है यह आपका एंडीज पर्वत पर स्थित है और कहाँ पर, इक्वाडोर में स्थित है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। यदि कहेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो आपका ओजास डेल सलाडो हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो ऊंचाई में देखेंगे तो आपका कोटापैक्सी आता है। और यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यदि प्रश्न में सक्रिय जोड़ देगा तो याद रखिएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा कोटापैक्सी है। क्यों, क्योंकि ओजास डेल सलाडो आपका सुप्त ज्वालामुखी है। अब यह जो माउंट मेरापी है इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो ये आपका इंडोनेशिया वाले क्षेत्र का मैप है। तो यहाँ मैप में देखेंगे तो ये आपका जावा आइलैंड है, ठीक है, जावा आइलैंड इंडोनेशिया का ही है। इसी पर ये आपका यहाँ पर माउंट मेरापी है, ठीक है। यहीं पर आपका याग्याकार्टा नामक प्रांत है और यहीं पर ये आपका माउंट इरेपी है। इसी में इरप्शन हुआ है या विस्फोट हुआ है। अब कुछ अन्य चीज़ों को भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपको बड़ा सा द्वीप दिखाई पड़ रहा है, आइलैंड दिखाई पड़ रहा है, इसे क्या कहते हैं, ब्रूनो आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम है आपका ब्रूनो नहीं, बोर्नियो आइलैंड है इसका नाम, ठीक है। अब इस बोर्नियो आइलैंड में खासियत क्या है कि इसमें 3 देशों का हिस्सा है। किसका किसका, एक तो ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है सफ़ेद वाइट वाला, ये तो आपका इंडोनेशिया का है। इसके अलावा ये जो रेड वाला हिस्सा है ये आपका मलेशिया का है। और यहीं पर एक छोटा सा देश है, इसी में यहीं पर आपका एक छोटा सा देश है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रूनियो, ठीक है। तो ब्रूनियो जो है यहाँ पर इस प्रकार से 3 देशों का इस पर अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर ये तो आपका जावा आइलैंड हो गया, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये कौन सा है, ये सुमात्रा आइलैंड है।
ठीक है, और ये आपका मलय प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, इन जल संधियों के बारे में भी याद रखिएगा। पहला, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। कौन सा? सुंडा जल संधि। और ये जो आपको द्वीप छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सुंडा आइलैंड है, ठीक है, ये सुंडा आइलैंड या सुंडा द्वीप समूह है। और यहाँ पर जो जल संधि उसे क्या कहते हैं? सुंडा जल संधि कहते हैं। और यहाँ पर जो सागर है, जो समुद्र, इसे क्या कहते हैं? ये जावा सी कहलाता है। और इधर आपका हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से सुंडा आइलैंड क्या करता है? वो आपका ये सुमात्रा जो आइलैंड है और जावा आइलैंड, इसको अलग करने का कार्य करता है, और इधर जावा सी और हिंद महासागर को मिलाने का कार्य करता है। दूसरा जो एक आपका है, वो है आपका, इधर आप देखेंगे, यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का या मलक्का जल संधि। तो ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, सुंडा जल संधि और मलक्का जल संधि। तो ये जो है आपका, तो इधर आपका जावा सी हो गया, और इधर आप देखेंगे मैप में, तो इधर क्या है? इधर आपका अंडमान सी है। कौन सा सी है? अंडमान सी है, जो कि हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो ये जो मलक्का जल संधि है, ये आपका जो सुमात्रा आइलैंड है और ये मलय प्रायद्वीप, इसको अलग करने का कार्य करता है, और अंडमान सी और जावा सी को जोड़ने का कार्य करता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न, या पूछा गया है कि जो अंडमान द्वीप समूह है, उससे सबसे नज़दीकी द्वीप समूह कौन सा है? सुमात्रा है या जावा है? इसी तरीके से नाम था। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा? सुमात्रा पड़ेगा। अब चलते हैं आगे बात करते हैं प्रेसेना ग्लेशियर के बारे में। तो यह प्रेसेना ग्लेशियर वर्तमान में चर्चा में क्यों आया? तो हुआ यह है कि हाल ही में पर्यावरणीय संरक्षणवादियों के एक दल ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण इटली में प्रेसेना ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जियो टेक्सटाइल तिरपाल सीट बिछाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा, प्रेसेना ग्लेशियर कहाँ संबंधित है? तो यह इटली में स्थित है, ठीक है। और यह जो इस जियो टेक्सटाइल तिरपाल सीट से इसको ढकने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, यह हर साल यह प्रक्रिया की जाती है। एक बार इसको ढका जाता है, फिर आगे चल के कुछ महीनों बाद इसे हटा दिया जाता है। तो इसके संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो इसकी सीजन की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ ही यह 6 सप्ताह की जो प्रक्रिया है, जिसमें यह जो सीट चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया किसके लिए? ग्लेशियर संरक्षण की यह जो प्रक्रिया है। तो 6 सप्ताह की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष इसको दोहराई जाती है। अब ये इसकी सीज़न क्या है? तो इसकी सीज़न यह एक ऐसी अवधि है जब स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, मतलब जो बर्फ़ से संबंधित जो खेल होते हैं, उनके लिए सबसे अनुकूल वक्त होता है। अच्छी खासी बर्फ़बारी वगैरह पड़ती है, मतलब बर्फ़ वगैरह रहती है, जिससे कि ये खेल सही से हो सके। तो वो ऐसा मौसम जिसमें ये स्कीइंग हो गया, स्नोबोर्डिंग हो गया, मतलब बर्फ़ से संबंधित जो खेल खेलने के लिए जो अनुकूल सीज़न होता है, उसे क्या कहते हैं? इसकी सीज़न। तथा प्रेसेना ग्लेशियर पर से त्रिपाल सीट हटाने की जो प्रक्रिया है, वो आपकी सितंबर महीने में शुरू होती है। तो अभी क्या है? इसको ढकने की प्रक्रिया शुरू है, फिर सितंबर महीने में इसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तथा ग्लेशियर को ढकने के लिए जियो टेक्सटाइल तिरपाल का प्रयोग किया जा रहा है। और यह करता क्या है? तो ये जो जियो टेक्सटाइल तिरपाल है, यह सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है और भीतर के तापमान को बाहर के तापमान से कम बनाए रखता है। इसके जरिए बड़े स्तर पर बर्फ़ को संरक्षित रखने में मदद मिलती है, मतलब बर्फ़ पिघलने से बची रहती है। क्योंकि क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। तथा ग्लेशियर संरक्षण परियोजना जो है पहली बार वर्ष 2008 में इटालियन फर्म कोर्सेलो टोनालो द्वारा शुरू की गई थी। उस समय प्रेसेना ग्लेशियर के केवल 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया गया था, और वर्तमान में कितना किया जा रहा है? 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। तथा वर्ष 1993 से प्रेसेना ग्लेशियर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी 1/3 से अधिक जो क्या कह सकते हैं क्षेत्र है, उसको खो चुका है। तथा प्रेसेना ग्लेशियर के बारे में याद रखिएगा, यह उत्तरी इटली में ट्रेंटिनो एवं लोम्बार्डी के क्षेत्र के बीच अवस्थित है। तथा
यह जो ग्लेशियर है यह प्रेसेनिल्ला माउंटेन जो है उस समूह का यह हिस्सा है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए प्रेसेना ग्लेशियर कहाँ संबंधित है, तो इटली से संबंधित है। तो ये जो ग्लेशियर संरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो यदि कहीं पर मेंस में भी इससे संबंधित प्रश्न आता है ग्लेशियर संबंधित, तो वहाँ पर आप एक सुझाव के रूप में इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कोवी-4 के बारे में। तो कोवी-4 क्या है कि हाल ही में एक प्रमुख जेनरिक दवा कंपनी जिसका नाम है हेट्रो ने कोविड-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से जांच संबंधी एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है तथा रेमडेसिविर के जेनरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नाम कोवी-4, मतलब इस दवा को यहाँ पर भारत में किस नाम से भेजा जाएगा, कोवी-4 नाम के तहत इसको बेचा जाएगा। तथा इसके पहले DCGI ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित मरीजों पर फैविपिराविर एंटीवायरल टैबलेट्स के चिकित्सकीय परीक्षण करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, यह संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अभी हाल ही में जो है पतंजलि के द्वारा भी कोरोनिल नाम से ये इसके लिए दवा, मतलब कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए दवा लॉन्च की गई है। तो इस वजह से यह जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है यह चर्चा में है, क्योंकि ये जो भी दवाएं मार्केट में लॉन्च की जाएंगी इनकी अनुमति पहले ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से लेनी आवश्यक है। तो आगे भी कई सारी दवाएं मार्केट में इस प्रकार से आएंगी, तो यह ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया चर्चा में बना रहेगा, तो इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको शॉर्ट में DCGI कहते हैं। और DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है यह भारतीय दवा नियामक संस्था, इसका नाम है केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन या सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। तो हर जगह CDSCO ही इस्तेमाल किया जाता है। तो CDSCO का यह प्रमुख होता है अर्थात हेड होता है। और जो है CDSCO अर्थात केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल रेगुलेटिंग अथॉरिटी के तौर पर यह कार्य करती है। तो याद रखिएगा कि यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इस संस्था के 6 जोनल कार्यालय हैं, 4 सब जोनल कार्यालय हैं और 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं इससे संबंधित हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं मतदान की गोपनीयता या सीक्रेसी ऑफ बैलेट के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले यह जो टॉपिक है, यदि आप जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र नंबर 2 है मेंस के लिए, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुख्य विशेषताएं, उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा मतदान की गोपनीयता। अब बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदान की गोपनीयता पर निर्णय दिया गया है। अब यह निर्णय दिया क्यों गया है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड केस समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतदान की गोपनीयता पर क्या निर्णय दिया गया है। तो यह जो निर्णय है यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें जो मुकदमा था उसमें उच्च न्यायालय अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 को प्रयागराज जिला पंचायत की बैठक में हुए पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था तथा उच्च न्यायालय के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव में कुछ सदस्यों द्वारा मतपत्र की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किया गया था। न्यायालय ने CCTV फुटेज के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि सदस्यों द्वारा मतपत्रों को जानबूझकर दिखाया गया था। तो यह क्या था, मतपत्र की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन था। इस वजह से इन्होंने यह जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि मतदान की गोपनीयता पर उच्चतम न्यायालय का वक्तव्य क्या आया है, मतलब उन्होंने क्या निर्णय सुनाया इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतपत्र की गोपनीयता जो है यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है तथा मतदाता की पसंद जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और लोकतंत्र में गुप्त मतदान प्रणाली मतदाता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। ये जो गुप्त मतदान प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है, इसीलिए
कि मतदाता जिसको चाहे स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के दबाव में आए वो मत दे सके। दूसरी चीज़ कि जो मतदाता होता है, वोटर के मतपत्र की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना कानून का नियम है। मतलब किसी भी प्रकार से उसके इस अधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तथा मतदाता को अपने मत के बारे में बताने के लिए विवश करना भी मताधिकार के प्रयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यदि कोई उस पर कोई किसी भी प्रकार का दबाव डालता है, कोई लालच देता है या कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से उसको विवश करता है अपने मत के बारे में बताने का, तो ये मताधिकार का जो उसकी गोपनीयता का जो अधिकार है उसका वायलेशन है। इसके अलावा मतदान की गोपनीयता का सिद्धांत जो है वो संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, अर्थात इंडिकेटर है। इसके अलावा हालांकि एक मतदाता जो है स्वेच्छा से गैर प्रकटीकरण अर्थात नॉन डिस्क्लोजर के विशेषाधिकार को त्याग सकता है। ऐसा करने से मतदाता को कोई रोक नहीं सकता। मतलब कि कोई यदि मतदाता या जो वोटर है वो चाहे तो खुद से अपना डिस्क्लोज कर सकता है कि उसने किसको मतदान किया है या उस किसको करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, ये उसका अधिकार है। तो इससे मतलब किसी भी प्रकार के नियम का वो वायलेशन नहीं होगा। इसके अलावा अब थोड़ा सा देखते हैं जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इसके अनुसार मतदान की गोपनीयता के बारे में क्या कहा गया है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 में मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार मतदान गोपनीयता के विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा कि मतदान की गोपनीयता का जो विशेषाधिकार है किस में दिया गया है, तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 में प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। तथा भारत में गुप्त मतदान की जो शुरुआत होती है कब से होती है, वर्ष 1951 में 1951 में पेपर बैलेट के साथ होती है। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या होगा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद क्या किया जाएगा। तो शीर्ष न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मूल प्रस्ताव पर गुप्त मतदान के माध्यम से पुनः मतदान, मतलब जो प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, उसी प्रस्ताव पर फिर से मतदान जो है पुनः मतदान जिला न्यायाधीश तथा डीएम इलाहाबाद या उनके द्वारा नामित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इलाहाबाद की अध्यक्षता में, यह अध्यक्षता में जो निर्णय है, निर्णय की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर जिला न्यायाधीश तथा डीएम द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर इसको कराया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण के प्रतिरोध हेतु यूरेशियन समूह, अर्थात जो शॉर्ट में हम लोग EAG के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में कहें तो यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो याद रखिएगा EAG का फुल फॉर्म क्या है, तो यह इतना लंबा सा इसका फुल फॉर्म है। अब आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में देखें तो जो आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 2 है मुख्य परीक्षा का, उस प्रश्न पत्र नंबर 2 में शीर्षक है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच और उनकी संरचना और अधिदेश। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यह जो EAG वाला टॉपिक है यह इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तत्वाधान में हुई मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण के प्रतिरोध हेतु यूरेशियन समूह अर्थात EAG की 32वीं बैठक में भारत ने हिस्सा लिया है। अब प्रश्न उठता है कि यह EAG है क्या, इस EAG के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक क्षेत्रीय निकाय है। क्या है, यह एक क्षेत्रीय निकाय है जिसमें 9 देश सम्मिलित हैं। तो इन 9 देशों के नाम याद रखिएगा, आपसे इन पूछा जा सकता है कि EAG में कौन से देश सम्मिलित हैं और कौन से नहीं। तो इसमें पहली मुख्य चीज़ कि भारत इसमें शामिल है, मतलब इसका सदस्य है। तो भारत है, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इसके अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जैसे यदि आप SCO के सदस्य देशों को देखेंगे तो SCO में जो सदस्य हैं उनमें से आप पाकिस्तान को निकाल दीजिए, ठीक है। पाकिस्तान को निकाल करके उसमें पाकिस्तान की जगह पे तुर्कमेनिस्तान को शामिल कर लीजिए, तो ठीक है। वो सारे देश और एक एक्स्ट्रा देश आपका बेलारूस, यूरोपियन कंट्री बेलारूस, तो ये सब मिल करके इसके सदस्य हो जाएंगे। और इसकी स्थापना जो है वर्ष 2004 में की गई थी। कब की गई? 2004 में की गई। तथा यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सहयोगी सदस्य है। और यदि एग्जैक्ट डेट की बात करें तो इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2004 को मॉस्को में आयोजित यूरोप तथा एशिया के 6 देशों के एक सम्मेलन में की गई थी। और ईएजी के जो संस्थापक सदस्य ये जो 6 देश थे, कौन कौन से थे? बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। तथा वर्ष 2005 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होता है। फिर वर्ष 2010 में तुर्कमेनिस्तान और भारत को ईएजी में सम्मिलित किया गया था। तथा मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त पोषण के प्रतिरोध हेतु यूरेशियन समूह अर्थात ईएजी समझौते पर जून 2011 में मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें ईएजी को एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन का दर्जा प्रदान किया गया कि यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। अब इस ईएजी के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि यह कार्य क्या करता है। तो पहला कार्य इसका क्या है कि सदस्य देशों को आतंकी वित्त पोषण अर्थात टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 9 विशेष सिफारिशों तथा धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग हेतु एफएटीएफ द्वारा की गई 40 सिफारिशों को लागू करने में यह सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त कार्य योजना का निर्माण तथा संचालन करना। इसके अलावा एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर सदस्य देशों द्वारा जारी कार्यक्रमों का पारस्परिक मूल्यांकन करना। इसके अलावा विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निकायों और अन्य इच्छुक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय करना। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना इसके मुख्य कार्यों में सम्मिलित है। अब चूंकि हमने कई बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की है और चूंकि यह जो ईएजी है इसका एक सहयोगी सदस्य है, तो इसलिए हमें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में पता होना चाहिए। यह भी न्यूज़ में हमेशा रहता है, तो इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसकी जो स्थापना है 1989 में, कब? 1989 में, और ईएजी की स्थापना 2004 में। तो इसकी स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। और ये इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तथा यह जो एफएटीएफ है इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना इसके उद्देश्यों में शामिल है। तथा एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था। इसके अलावा एफएटीएफ के द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती है। मतलब इन 2 लिस्टों में विभिन्न देशों को उन्होंने आपका क्या कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के संबंध में किस प्रकार से कार्य किया है, उसके आधार पर इनको इन दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब जो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में ढीला ढाली बरतते हैं या असफल होते हैं, तो उनको ही इन दोनों लिस्टों में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे लिस्ट में। तो किसी भी देश का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। इसके अलावा किसी भी देश का एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो लिस्ट हैं इनका ये डिफरेंस है, तो इसको याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान को अभी कुछ समय पहले क्या किया गया था, ग्रे लिस्ट के अंतर्गत उसको शामिल किया गया था। तथा इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में एफएटीएफ में भारत समेत 39 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 39 है। और ईएजी में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, और भारत इसमें कब शामिल होता है? भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना था। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एफएटीएफ का सदस्य नहीं है। तो पाकिस्तान ना ही एफएटीएफ का सदस्य है और ना ही ईएजी का सदस्य है, और भारत दोनों का सदस्य है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत निम्न में से किन संस्थाओं का, किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, तो याद रखिएगा वह ईएजी का भी सदस्य है और आपका एफएटीएफ का भी सदस्य है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं छोलुंग सुक्फा के बारे में। तो छोलुंग सुक्फा यह चर्चा में क्यों आए? तो हुआ यह है कि 19 जून 2020 को असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकार जिनका नाम है गर्गा चटर्जी, इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने छोलुंग सुक्फा को चीनी आक्रमणकारी बताया था, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है।
तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि छोलुंग सुक्पा या जो शख्सियत है यह कौन थी और इन्होंने क्या क्या किया था। तो छोलुंग सुक्पा के बारे में बात करें तो ये 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य कहाँ संबंधित है? असम से। तो अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। इस अहोम साम्राज्य ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अहोम साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो छोलुंग सुक्पा कब हुई थी इसकी स्थापना? 13वीं शताब्दी में। और कहाँ पर? असम में। तथा समकालीन विद्वान छोलुंग सुक्पा को वर्मा मूल का बताते हैं, जो अहोमों का नेता थे और लगभग 9000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में ऊपरी वर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में ये पहुँचे थे। तथा एक पुस्तक है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ असम। ए हिस्ट्री ऑफ असम नामक अपनी किताब में सर एडवर्ड गैट ने लिखा है कि वर्ष 1235 में सुक्फा एवं उनके लोग जो हैं वर्षों तक भटकने के बाद ऊपरी असम के चोराईदेव में आकर के बस गए थे। और चोराईदेव जो है यही वह स्थान है जहां सुक्फा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की और यहीं से अहोम साम्राज्य के विस्तार का बीज बोया गया और यही मतलब बढ़ करके अहोम साम्राज्य के रूप में निर्मित होता है। अहोम साम्राज्य के जो संस्थापक थे इनकी अपनी भाषा व धर्म था, परंतु धीरे धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा विद्वानों का मानना है कि अहोमों ने यहाँ रहने वालों पर अपना प्रभाव डालने के बजाय यहाँ रहने वाले समुदायों की भाषा, धर्म एवं संस्कार को अपनाया। इसके अलावा जो सुक्पा है, सुक्पा का महत्व विशेषकर आज के असम के विभिन्न समुदायों एवं जनजातियों को आत्मसात करने के उनके सफल प्रयासों में निहित है, जो इनका महत्व है, इनका जो सिग्निफिकेंस है। और सुक्पा को व्यापक रूप से बोर मतलब बड़ा असम, तो बोर असम या ग्रेटर असम के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तथा सुक्पा एवं उनके शासन की याद में असम में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को, कब? 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, असोम दिवस किसकी वजह से मनाया जाता है? सुक्पा के और उनके शासन की याद में। छोंग सुक्पा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस या यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। तो यह प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 22 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को रेखांकित करना है और इसके अतिरिक्त इस दिवस पर लोक सेवकों के कार्य को एक नई पहचान देने और युवाओं को लोक सेवक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मतलब किया जाता है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। और इस दिवस को एक नई मान्यता देने और लोक सेवा के मूल्य को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार या यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड UNPSA कार्यक्रम की स्थापना की थी। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।